देशातल्या 150 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये मुस्लिम मतं ही निर्णायक ठरली आहेत. म्हणूनच सर्व राजकीय पक्षांना मुस्लिम समाजाची पुन्हा एकदा आठवण झालेली आहे. काही जण मुस्लिम धर्मगुरूंना भेटण्याचा प्रयत्न करतायत, तर काही जण त्यांच्या प्रार्थना स्थळांना भेटी देत आहेत. या सगळ्यामध्ये एकच की सगळ्यांना कळवळ आलाय की मुस्लिमांचा विकास हा आपला कसा राजकीय अजेंडा आहे. प्रत्यक्षात मुस्लिम समाजाकडे आतापर्यंत सातत्यानं वोट बँक म्हणूनच पाहिलं गेलं. खरं तर सच्चर कमिटीचा रिपोर्ट काय सांगतो? आज देशामध्ये 14% मुस्लिम आहेत, पण प्रशासकीय यंत्रणेत अवघे 2.5% सुद्धा नाही. खरं तर देशातल्या ST SC ह्या कम्युनिटीपेक्षा सुद्धा मुस्लिम समाज हा सामाजिक, आर्थिक, राजकीय ह्या सर्व निकषांमध्ये खूप मागे राहिलेला आहे. मग मुस्लिमांचा विकास हा खरंच राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर आहे का? का मुस्लिमांची असुरक्षितता ह्याचंच राजकारण केलं जातं? आपण जाणून घेऊया ह्या सर्व मतदारांकडनं, जे भारताचे नागरिकच आहेत. आपण सच्चर कमिटीचा खूप अभ्यास केलेला आहे. आपल्याला काय वाटतंय की मागच्या लोकसभेनंतर सच्चर कमिटी आलेली होती, आता दुसऱ्या लोकसभेला तुम्ही जाता आहात, कितपत मुस्लिमांचा विकास हा भारतातल्या राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावरती आहे? हम तो ये समझते हैं कि सच्चर कमेटी का जो बनाया गया था, उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो मुस्लिम माइनॉरिटी स्पेशल उनके लिए किया गया था। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स एक ऐसा था कि ब्यूरोक्रेट्स ने मुस्लिम वर्ड को निकालकर मुसलमानों का जो डेवलपमेंट एजुकेशनल इकोनॉमिक होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। लेकिन अभी का जो इलेक्शन का 2014 का जो इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन के अंदर हमारा जो मुसलमान समाज ये चाहता है कि मुसलमान समाज का एजुकेशनल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, उनको अच्छा शेयर मिले। इस देश का वो एक अच्छे नागरिक है, इस देश के अंदर उन्होंने सेक्रीफाई किया है, इस देश के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया है और इस देश के लिए आगे भी बढ़ना चाहते हैं। इस देश के अंदर वो उतने ही हिस्सेदार है जितने दूसरे कम्युनिटी है। इसके लिए जितने भी ये इलेक्शन एक फ्यूचर बनाएगा। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि जो भी राजकीय पक्ष है जो काम कर रहा है, जो आ रहा है, हम उसी के साथ रहेंगे जो हमारे डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। कौन सा राजनीतिक दल है कि जो मुस्लिमों की पीड़ा, मुस्लिमों का विकास उनके प्रायोरिटी पे लेता है? मैं नहीं समझता हूँ कोई राजकीय पक्ष ऐसा है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो है पूरे देश के, वो ब्यूरोक्रेट्स उसके दिमाग में मुसलमानों के लिए डेवलपमेंट के बारे में कोई बात नहीं है। जो भी स्कीम आती है उस स्कीम के बारे में ब्यूरोक्रेट इतनी कंडीशन लगा देते हैं कि मुसलमान आगे नहीं बढ़ पाता है। अभी HRD मिनिस्ट्री की तरफ से वुमेंस डेवलपमेंट के लिए नई रोशनी एक स्कीम है, लेकिन जब ये आया इसके ऊपर गवर्नमेंट के अमल बजावनी के लिए बात आई, तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेट्स ने उसको बहुत ज़्यादा जांचा कटी इसके ऊपर लगा दिया। ऐसी कंडीशन लगाया कि कोई भी ऐसे NGO, मुस्लिम NGO या मायनॉरिटी का NGO वो काम नहीं कर सकता है। कागदावरती खूप चांगल्या योजना आहेत, मात्र प्रत्यक्ष त्याची काय परिस्थिती आपण पाहतो आहोत. आपल्या सोबत काय आहेत काही महिला सामाजिक कार्यकर्त्या. आप महिलाओं के साथ काम करते हो, जैसे अभी बोल रहे थे कि नई रोशनी की क्या बात हुई, तो फिर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है कि मुस्लिमों का विकास ये राजनीतिक दलों के एजेंडे पे है या नहीं है? नहीं है मेरे हिसाब से। तो हम लोग यही चाहते हैं कि औरतों के लिए भी कुछ तरक्की हो। हम लोग घर घर जाते, औरतों की देखते कंडीशन क्या रहती है, क्या परिस्थिति है उसके अंदर हम सुधार लाना चाहते हैं। जहाँ तक कि मैडम मेरी सोच है, जैसे जहाँ पर जो समुदाय में जो बस्ती में हम लोग रहते हैं, तो औरतें तो मतलब चुनाव के लिए किसको चुनना है वो इस तरह चुनती है, जैसे कि अभी हमारे फील्डों की ये बात है कि हमारे फील्डों से जो कांग्रेस पार्टी चुन कर आई, उन्होंने काफ़ी हद तक काम किया। जैसे कि हमारे इधर 20 सालों से गटर नहीं थी, पाइपलाइन नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी। खारा पानी हम कई मील दूर से लेकर आते थे, 5-5 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते थे। ये सब सुविधा हमारे मतलब बस्ती में नहीं थी। लेकिन जब से मतलब हमारे एरिया में अभी फ़िलहाल जो 2013 में जो चुनाव हुआ, उससे हमारे फील्ड में काफ़ी चेंज आया। इसके लिए हर घर की औरतें जो मतलब हमारे मोहल्ले की जो औरतें है वो यही चाहती है कि जो हमारे बस्ती में काम किया हम उसी को चुन कर लाएंगे। तुम्हाला काय वाटतं की अजून बेसिक गरजा लोकांच्या पूर्ण झालेल्या नाहीत मोहल्ल्यामधल्या, तर देशामध्ये सत्तेवरती जे कोणी सरकार येईल ते सरकार कशा पद्धतीने मुस्लिम वोट्सकडे बघताय? सबसे बड़ी हमारे समाज की दुश्वारी या डिफ़िकल्टी ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो हम लोगों तक सही ढंग से पहुंच नहीं पाती। एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना। एक तो हमारे समाज में लोग कम पढ़े लिखे हैं, पॉलिसीज़ जान नहीं पाते, और जब पॉलिसीज़ जान नहीं पाते, पॉलिसी का फ़ायदा नहीं उठा पाते, तो एजुकेशन में और पीछे हो जाते हैं। वो ज़माना तेज़ी से आगे जा रहा है,
लेकिन मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। वो तो पीछे- कॉजल इफेक्ट जो है, कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशन है, उसमें ये होता है कि हम पहले से पीछे हैं, हम लोगों को आगे आने में रुकावट आती है, इसलिए हम और पीछे हो जाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो समाज सबसे ज़्यादा पीछे है उन लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न होना चाहिए कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की इंफॉर्मेशन सही ढंग से उन लोगों तक पहुँचे। गवर्नमेंट प्रोग्राम उन तक पहुंचे, ये इनकी मांग है। दीदी को कुछ बोलना है कि जैसे गवर्नमेंट के पॉलिसीज, गवर्नमेंट के प्रोग्राम क्यों नहीं पहुंच रहे? आप मोहल्ला से हो, आपको बोलना है, आपको क्या लगता है क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भाषा। जब कोई मराठी इंसान जो मराठी जानता है वो अगर कोई कहीं पहुंचता है ना तो उसकी सुनवाई ज़्यादा होती है और उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से कोई भी बात बताई जाती है। और जब कोई मुसलमान जाता है अब उसे मराठी की तो मालूम नहीं रहती है और इंग्लिश बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, या फिर सामने वाले को खुद भी इंग्लिश नहीं आती देखा जाए तो वो भाषा बदल भी एक प्रॉब्लम है कि वो उसको सही जानकारी नहीं देते। वो समझ लेते हैं कि एक मुसलमान आया इसका मतलब एक गरीब इंसान आया, उसको भाव मत दो, ऐसी बात। और दूसरी बात ये औरतों की इज्जत का भी सवाल है कि औरतों की इज्जत पे ज़्यादा, खास करके मुसलमान की औरतों पे ज़्यादा खेल खेला जाता। और जब वही औरत जब अगर उसका बाइकआउट करने जाती है तो उसको इतना ज़्यादा नीचे गिरा दिया जाता है कि कोई दूसरी औरत कम्युनिटी से ही, कम्युनिटी से अगर कोई औरत उसकी सपोर्ट में खड़ी हो या वो खुद औरत, तो उसको इतने नीचे गिरा दिया जाता है, उसका बेसिक, उसका खानदान तक इतना असर हो जाता है कि उनके खानदान को कोई पूछता नहीं है। तो यही वजह है जो औरत अगर कोई मुद्दा उठाना भी चाहती है तो पीछे हट जाती है। अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा त्या म्हणतायत की स्किल बघितलं जात नाहीये, त्याचा धर्म पाहिला जातो आहे। भाषेचा मुद्दा दीदीने उपस्थित केलेला होता। आपल्यासोबत सर आहेत। सर, तुम्ही मालेगावमध्ये खूप भाषेवरती काम केलेलं, तुमची त्याच्यामागची भूमिका काय होती आणि भाषा ही अडचण ठरतेय का? उर्दू भाषिक शाळेमध्ये मराठी हा विषय 50 मार्काचा असतो आणि आठवड्याला 2 तासिका असतात। या 2 तासिकेमध्ये त्या विद्यार्थ्याला शिक्षक किती शिकू शकतो? म्हणजे मराठी 10वीपर्यंत शिकल्यानंतरसुद्धा तो विद्यार्थी एकही वाक्य मराठीत बोलू शकत नाही। म्हणून मराठी हा विषय उर्दू भाषिक शाळेमध्ये जर जास्त गुणांचा ठेवण्यात आला, 100 गुणांचा ठेवण्यात आला, ते जास्त तासिका देण्यात आला, जसं इंग्रजीला 8-8 तासिका असतात, असं मराठीला जास्त वेटेज जर देण्यात आलं तर मी समजतो की ते उर्दू भाषिक शाळेतील विद्यार्थीसुद्धा त्या भाषेमध्ये प्रगती करू शकतील आणि जर त्यांना ती भाषा आली तर ते महाराष्ट्रामध्ये चालणारे लहान लहान कोर्सेससुद्धा ते करू शकतील आणि शासकीय सेवेमध्ये त्यांना जाण्याची संधी मिळू शकेल। हा एक पण फार हे महत्त्वाचा- सगळं तुम्ही मांडता आहात, पण हे सगळं ज्यांनी करायचं, इम्प्लिमेंटेशन सुद्धा ज्यांनी करायचं, ज्यांच्याकडनं करून घ्यायचं, ते राजकीय नेते काय करतायत? राजकीय नेत्यांना जेव्हा आम्ही हा मुद्दा बोर्डामध्ये उपस्थित केला तर त्यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला, तुम्ही मालेगावच्याच लोकांना म्हणजे 50 मार्काचा पेपर असतो त्याला 1.5 तास देत होते पूर्वी, तुम्ही आम्ही जेव्हा हा मुद्दा तेव्हा बोर्डामध्ये उपस्थित करते तेव्हा मालेगावच्याच लोकांना अशा अडचणी काय येतात म्हणे, संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठूनच या विषयी बोललं जात नाही, तुम्हीच का हा मुद्दा असे सांगून आमचा हा मुद्दा त्यांनी खोडून लावला आणि त्याविषयी काही लक्ष दिलं नाही। तुम्हाला काय वाटतं की मुस्लिम समाजाच्या विकासामध्ये कुठला राजकीय अडथळा आहे? मुस्लिम समाजाच्या विकासामध्ये राजकीय अडथळा तर एक असा मला असं जाणवतं की ती भाषा मुद्दा होऊ शकत नाही। त्यांची जी आर्थिक स्थिती आहे ती ही फार महत्त्वाची आहे। मुस्लिम भाषिक समाजाला फक्त उर्दू भाषिक शाळेमध्ये नोकऱ्या मिळायचा आणि शासनाने आता काय विना अनुदानीचं धोरण स्वीकारल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 1 लाख शिक्षक विना अनुदानित सेवेमध्ये शिक्षक म्हणून काम करीत आहेत आणि ते 10-10, 15-15 वर्षापासून शिक्षक म्हणून काम करतात, पण त्यांना गव्हर्नमेंट काही म्हणजे पगार द्यायला तयार नाहीत। तर आमची अशी मागणी कमीत कमी अल्पसंख्याक समाजाचे जे 20-25 हजार शिक्षक आहेत त्या शिक्षकांना कमीत कमी त्यांनी जर गव्हर्नमेंटच्या ग्रँट दिल्या तर हे 20-25 हजार शिक्षकांना महाराष्ट्रात नोकऱ्या मिळू शकतील। नोकऱ्यांवर आहे ते बिनपगारी काम करतात, 10-10, 15-15 वर्षापासून काम करतात, पण त्यांना गव्हर्नमेंट पगारच देत नाही। त्यांची आर्थिक स्थिती खलाकीची होत आहे आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम केल्यानंतर म्हणजे त्यांना ही एक भवितव्यात अंधार दिसतं की आपण इतकं शिक्षण घेतल्यानंतर सुद्धा आपल्याला नोकरीसुद्धा मिळते, म्हणून ते शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन मुस्लिम समाजाचा बदललेला आहे। हे जरी म्हणत असले की इम्प्लिमेंटेशन व्हायला पाहिजे, इम्प्लिमेंटेशन करून घेणं ही जर का राजकीय नेत्यांची जबाबदारी असेल तर मग मुस्लिम समाजाचं रिप्रेझेंटेशन करणारे राजकीय नेते त्याच्यामध्ये कमी पडतायत का? आप फिगर देखेंगे जब पूरे पार्लियामेंट की देखिए, असेंबली की देखिए, तो उसकी फिगर जो है वो कम होती जा रही है। अब हमको तो ये लगता है कि ये बिल्कुल प्लानिंग के तहत ऐसा हो रहा है। जब मुस्लिम समाज में ये प्रेजेंटेशन कम रहेगा, जब वहाँ कोई प्रेजेंट करने वाला नहीं रहेगा, अच्छा जो जाते हैं, जितने लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या रिप्रेजेंट करने हैं, उनकी बातें अच्छे ढंग से सुनी नहीं जाती है, उसको निगलेक्ट किया जाता है। अगर ये भाषा और ये सब तो एक फैक्टर है,
हम जानते हैं कि जिस राष्ट्र में हम उस राष्ट्र भाषा हमको आनी चाहिए, जिस स्टेट की भाषा हमको आनी चाहिए, ये एक फैक्टर है। लेकिन अगर भाषा नहीं आती है तो हिंदुस्तान में, भारत में 14 भाषा बोली जाती है। किसी भी भाषा में आदमी बोले उसकी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन बात सुनी नहीं जाती है, उसको निग्लेक्ट किया जाता है। ऐसा क्यों है? अगर मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम समाज को वोट बैंक करके इकट्ठा देखा जाता है, उनके वोट्स के ऊपर सभी पार्टियों की नजर रहती है, तो फिर वो निगोशिएट क्यों नहीं कर सकते हैं हमारे विकास के लिए? जब वो किसी पार्टी से कांटेक्ट में है तो फिर वो सोचता है कि मैं इसका वफादार रहूं, पार्टी उसके बारे में नहीं सोचती है। ये मुस्लिम लोगों का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो जिस पार्टी से उनके बाप दादा, उनके पूर्वज जो है वो उससे कांटेक्ट में है, तो वो समझते हैं कि भाई हम भी उससे कांटेक्ट में रहेंगे, वो अच्छा करती है बुरा करती है, हमको उसके साथ में रहना है। उसके बाद में अगर कोई ऑप्शन सामने आता है, कोई ऑप्शन सामने आता है तो वो उससे हटने को तैयार नहीं है। ये थोड़ा सा एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है, ये थोड़ा भोलापन है जिसका फायदा हर पार्टी उठाती है। आज बोलते हैं कि इलेक्शन जो है वही लड़ सकता है, वही रिप्रेजेंट कर सकता है जिसके पास पैसा हो। तो अब पैसा तो है नहीं मुसलमानों के पास, एजुकेशन भी नहीं है, तो फिर उनको रिप्रेजेंट करेगा कौन? तो ये सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। पहले लोग मोहब्बत में वोट देते थे, काम भाई इनका काम है, अब वोट देना चाहिए। अब लोग ये देखते हैं कि ये 4 है ना, पहले लोग देखते हैं कि 4 में ये सबसे अच्छा है, अब देखते हैं कि 4 में कम बुरा कौन है, उसको वोट दो। कम बुरा कोण है उसको वोट दो, इतकी ह्या लोकशाहीतल्या निकषांचे मापदंड, वोटर्सचे, मतदारांचे मापदंड खाली आलेले आहेत। लोकांना बदल हवा आहे आणि हा बदल नक्की कसला हवा आहे, कशाला ते बदल मानतायत आणि विकासाची, मुस्लिम समुदायाची, मुस्लिम मतदारांची नेमकी अपेक्षा काय आहे, या सगळ्याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत पुढल्या भागात। पण त्याआधी घेऊया एक ब्रेक। पहा फक्त IBN लोकमत। येत्या लोकसभेमध्ये सत्ता आली, सरकार आलं तर काँग्रेसने 15 कलमी कार्यक्रम जो मुस्लिम विकासासाठी होता, मुस्लिम समुदायाच्या उन्नतीसाठी होता, तो अधिक बळकट करण्याचा वादा केलेला आहे। तर भाजपानं नुकत्याच जाहीर झालेल्या त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये मुस्लिमांना समान हक्क आणि समान संधी देऊ असा वादा केलेला आहे। जाणून घेऊया की तुमच्या काय अपेक्षा आहेत की आता येणारं जे मतदान आहे, तुम्ही मतदान करा, आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जो सरकार रहेगी उससे आपकी क्या अपेक्षा है मतदार होने के लिए? दिल्ली की सरकार जो रहेंगी यहाँ पर, तो उससे हमारी है कि भाई हमारे जो मजदूर लोग तबका है, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनके लिए अच्छी स्कूलें होना चाहिए, उनके लिए जो राशन का कोटा है, उसके अलावा हर चीज़ की सहूलत है, ये सब होना चाहिए। ऐसे तो हम मजदूर हैं, हम अपना कमाते अपना खाते हैं, कोई पार्टी हमको खिलाती नहीं है। अभी तक 60 सालों में आपका विकास क्यों रुका है? लेकिन यही तो हमारे समझ में नहीं आता ना, क्योंकि वजह क्या है कि हम उनके मुकाबले में कम पढ़े लिखे हैं और हम लोग अपने काम से इतने जुटे रहते हैं कि हमको अखबार पढ़ने की भी छुट्टी नहीं रहती है, टीवी देखने की तो बात ही दूर है क्योंकि घर में टीवी नहीं है। क्योंकि अखराजात जो हमारे अपने अपने बच्चों के जो अखराजात हैं वही पूरे नहीं होते, तो हम अखबार कहाँ से खरीदेंगे और उसके अलावा टीवी कहाँ से लाएंगे, तो हमको मालूम पड़ेगा। अब ये इलेक्शन का दौरा है, तो इस वक्त मालूम पड़ रहा है कि भाई ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। ऐसे 5-7 साल में तो कोई आता होता नहीं। जो यहाँ के जो करता धरता कांग्रेस पार्टी के वही बेचारे हमारे कुछ आंसू पोंछने का काम करते हैं। बाकी तो ऐसा जो बड़े बड़े लीडरान है वो तो सिर्फ समझ लो 5 साल के बाद एक मरतबा चेहरा बताते हैं, नमस्कार करते हैं और अपने घर जाते हैं। मॅडम, तुम्ही उर्दू कॉलेजमध्ये इतके वर्ष काम केलं, आपल्याला काय वाटतंय की मुस्लिम समुदायाच्या विकासामध्ये शिक्षण त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात राज्यकर्ते कुठे कमी पडतायत? जसं सरांनी सांगितलं की बिना अनुदानी तत्वावरती जे कॉलेजेस, स्कूल्स चालतात त्याच्यामध्ये मुलं जे आहेत ते फीस देऊ शकत नाही। आता 2009 जे RTA आला त्याच्यामध्ये सुद्धा 25% जे आहे मुफ्त शिक्षण दिलं पाहिजे 6 वर्षापासून ते 14 वर्षापर्यंतचे वयापर्यंत। परंतु विनाअनुदानित अल्पसंख्याक स्कूल्स जे आहेत त्याच्यामध्ये काहीही सुविधा त्यांच्यासाठी केलेली नाही, पहिली गोष्ट। दुसरी गोष्ट ही आहे की मुस्लिम समाज जे आहे को एज्युकेशनमध्ये त्यांना इंटरेस्ट नाही किंवा को एज्युकेशन त्याचा त्यांना वावडा आहे। असं असताना मुलींसाठी जे आहे ते मुलींची शाळा अशी काही जास्त नाही। तुमची अपेक्षा काय? म्हणजे ती जर का असली वाढली तर फरक पडेल का परिस्थिती? नक्कीच फरक पडणार आहे, कारण अनुदानित शाळा जर मुलींच्या काढल्या गेल्या तर मुली तिथे जास्त शिकू शकतील। दुसरी गोष्ट जी आहे की भाषेचा प्रश्न, तर प्रत्येकाला वाटतो की भाई माझी मातृभाषामध्येच माझ्या मुलांचं शिक्षण झालं पाहिजे। आता मुलांचं शिक्षण जर उर्दूमध्ये होतंय तर उर्दू ही रिकग्नाइज्ड लँग्वेज नाही,
त्याच्यामुळे काय होतं की यांना जॉब्स मिळत नाही, सरकारी सेक्टरमध्ये मिळत नाही, निजी सेक्टरमध्ये मिळत नाही, कुठेही यांना जॉब्स मिळत नाही. आणि दुसरी गोष्ट अशी होते त्याच्यामध्ये की जे शाळा आहे तिथे सुद्धा फॅसिलिटीज जे आहेत ते नाही, अपूर्ण आहेत. शिक्षणाच्या सगळ्या फॅसिलिटी अपूर्ण आहेत. एका बाजूला आपण म्हणतोय की सच्चर कमिटीनेच हे सिद्ध केलेल्या अभ्यासात ना की देशामध्ये एसटी ह्या कम्युनिटी पुढे गेलेले आहेत, मात्र लोकसंख्येच्या प्रमाणात जास्त प्रमाणात असलेला मुस्लिम समुदाय मात्र शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, आर्थिक ह्या सर्व बाबतीमध्ये मागे गेलेला आहे. तुम्हाला काय वाटतं, राजकीय इच्छाशक्ती कुठे कमी पडते? मुस्लिम समाजाकडे आजही वोट बँक म्हणून का पाहिलं जातं? ईश्वर ने कुरान में कहा है कि मैंने मानव जाति की रचना इसलिए की है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मानव जाति में अच्छा कर्म कौन करता है. तो ईश्वर का क्राइटेरिया ये है कि मानव जाति में अच्छे कर्म कौन कर रहा है. मगर हमारे मानव लोगों का ये प्रॉब्लम है कि हम लोग कर्म को नहीं देखते, सिर्फ बात को देखते हैं. जो अच्छी अच्छी बात कर लेता है उसको हम 5 साल में उसका सुन के उसको वोट दे देते हैं. क्योंकि हमारा जो खासतौर पर मालेगांव का जो वर्ग है वो ऐसा बेचारा कि लोग मजदूर है, वो 300-400 रुपया हफ्ते की मजदूरी करते हैं. उनको अपने बाल बच्चों की तरफ देखने तक की फुर्सत नहीं, क्योंकि महीने का उनको 5-6 हज़ार रुपये जुटाना मुश्किल है. तो क्या एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे, क्या देंगे? बस इलेक्शन के टाइम में जो अच्छी अच्छी बात कर देता है, अपने मज़हब का है, अपना हुलिया है, अपने जैसा बोलता है, बस लोग इधर 4 लोग घिर के आ जाते हैं, खरीद के ट्रक में ले आते हैं, लोग उनको वोट दे देते हैं. खूपच महत्त्वाचा डॉक्टरांनी गीतेचा आणि कुराणाचं पूर्ण भाषांतरित केलेलं आहे उर्दू भाषेमध्ये. आणि गीतेत सांगितलेला कर्म हे इलेक्शनच्या पूर्ण वातावरणामध्ये कसं मतदारांनी विचार करावा याचा अत्यंत उत्कृष्ट अशी मांडणी त्यांनी केलेली आहे. अत्यंत महत्त्वाचं दिलं आहे की कुठला का पक्ष असे ना, कुठला का नेता असे ना, त्यांनी काय कर्म केलं तुमच्यासाठी याचा विचार करा. मालेगावबद्दल आपण बोलत आहोत, जे कणा आहे मुख्य, तुमची काय अपेक्षा आहे मालेगावकर म्हणून? मला असं वाटतं की मालेगाव शहर काय किंवा महाराष्ट्रातली किंवा देशभरातली मुस्लिमांची संख्या जी आहे आणि ती जी आज रोजगाराची साधनं त्यांची जी आहे ती त्यांनी स्वकष्टाने तयार केलेली अशी साधनं आहेत. अगदी आम्ही असं म्हणतो की या गावामध्ये टाचणीपासून तर रणगाड्यापर्यंतचा उद्योग एखाद्या मुस्लिम समाजातला तरुण पोरगा तयार करू शकतो, ही हुन्नर या समाजाकडे आहे. पण दुर्दैवाने जे भांडवल या लोकांपर्यंत आला पाहिजे ते येत नाही. केवळ निवडणुकीच्या वेळेस हा मुद्दा घेऊन येणं किंवा विकासाचे प्रश्न निर्माण विकासाच्या नावाने ओरड करणं याऐवजी या समाजाची आजची स्थिती जी आहे ही बघितली पाहिजे. शिक्षणासोबतच रोजगार हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा येतोय सर्व मुस्लिम मतदारांकडून. आपल्या भगिनी सुद्धा आपल्याला तेच सांगत होत्या, रोजगाराचा मुद्दा है. आपकी क्या अपेक्षा है जब आप अभी वोट करोगे तो फिर? हमारी ये अपेक्षा है कि जो मुस्लिम ख्वातीन उनको नौकरी मिले, उनको अच्छी सी तालीम मिले, और जो स्कीमें गवर्नमेंट के वो घर घर मिले. जैसे कि अभी शौचालय की स्कीम थी, वो स्कीम तो ऊपर के पेपरों में आई, लेकिन हमारे मुस्लिम ख्वातीन के घर तक वो स्कीम पहुंची नहीं है. शौचालय की तकलीफ है, हर चीज़ की हमें मुस्लिम समाज में तकलीफ है. तो हमारी ये अपेक्षा है कि हमारी जो तकलीफें है ये दूर हो, और जो मुस्लिम ख्वातीन को जो नौकरी नहीं मिलती वो नौकरी मिले, और जो रुतबा मर्दों के जैसा वो हमें भी मिलना चाहिए. जैसे कंधे से कंधे मिला के औरतें भी किसी से कम नहीं है. वो बोल रहे हैं कि बदलाव चाहिए, तो फिर आपको क्या लगता है कि बदलाव कौन आने वाला ला सकते हैं, और जो बदलाव का दावा करते हैं उनकी सियासत आपको पसंद रहेगी क्या? अभी तो बदलाव का जो हवा चल रही है ज़्यादा करके बीजेपी की हवा है, मोदी सरकार की हवा ज़्यादा चल रही है, जो मीडिया खास तौर से प्रस्तुत कर रहा है. लेकिन देखा जाए तो जैसे मालेगांव दंगल का शहर बोलते हैं, तो फिर जो गुजरात का दंगल का जो किंग है वो भी तो दंगल खोर है. तो आने वाला जो पंतप्रधान का उम्मीदवार अपने को बोलता है बीजेपी की सरकार, वो दंगल रहेगी. इसलिए मुसलमान उसके अंदर संरक्षण चाहेगा की कम से कम ये गुजरात जैसा पूरे देश को ना करे. आम्हाला तुम्ही हॉस्पिटल देणार का, आम्हाला आमच्या शिक्षणाचं काय, आमच्या रोजगाराचं काय, हे सर्व प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत जे मुस्लिम समाजाच्या विकासाशी थेट संबंधित आहेत. यावेळेस सुद्धा तेच प्रश्न मांडतात, आम्हाला शिक्षण द्या, आम्हाला रोजगार द्या, आम्हाला आरोग्य द्या, आणि मग सगळ्या हक्कांची अंमलबजावणी आपोआपच होत जाईल. या बाबतीतही मुस्लिम अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत हेच दिसते आहे. कागदावर सर्व सुंदर आहे, अंमलबजावणीचा मात्र कोणाचीच इच्छा नाहीये. जनतेच्या जाहीरनाम्यामध्ये इथेच थांबूया, पुन्हा भेटूया पुढल्या गटासोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.